नमस्कार और स्वागत है आपका टैक्स मंत्रा शो में। आज हम बात करेंगे टैक्स रिफॉर्म, इनकम टैक्स बिल 2025 और सरकार की उन कोशिशों का जिससे देश में बिजनेस करना आसान हो सके। यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर हमारा फोकस होगा। क्या टैक्स नियम जो है वो अब भी ज़्यादा सिंपल है या और सिंपल होने की ज़रूरत है? क्या पुरानी टैक्स व्यवस्था खत्म होने वाली है जिस तरह से सरकार बदलाव कर रही है? क्या अब अपील के मामलों का निपटारा जल्दी होगा? और क्या टैक्स सिस्टम अब पहले से ज़्यादा डिजिटल और ट्रांसपेरेंट और बेहतर फ्रेंडली होने जा रहा है? तो इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो सवाल ये भी है कि किस तरह से और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ हमारे साथ जुड़े हैं सीए पीयूष छाजेड़, आप चेयरमैन हैं डायरेक्ट टैक्स कमेटी आईसीआई की, जिन्होंने इन टैक्स सुधारों को बनाने में अहम भूमिका निभाई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की, जिसमें सीधे सवाल होंगे और आसान जवाब होंगे टैक्स मंत्रा में। पीयूष जी, बहुत बहुत स्वागत है टैक्स मंत्रा के शो में। सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं तो कितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है और टैक्स सुधारों में और कितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने की जरूरत है? थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया पहली बात तो अनुराग जी। और जब हम यूज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने फॉर द पर्पस ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक कोर ग्रुप, एक कमेटी भी बनाई थी जहाँ पे हम भी रिप्रेजेंट कर रहे थे। और अगर आप आंकड़े देखोगे तो इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग 100 के बियॉन्ड हुआ करती थी, ऑलरेडी 64 पे आ गई थी। और इसकी एक एनालिसिस भी की गई कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टैक्स की सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका है कि नहीं है। तो यह देखा गया कि टैक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर का मतलब है कि आपकी टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्स रिटर्न फाइलिंग में कितनी सुविधा हो रही है, कितनी डिजिटाइजेशन है, ये सबसे ज्यादा आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर रैंकिंग में फर्क पड़ता है। और गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू दोनों इसके बारे में पूरी पूरी जांच और कोशिश कर रहे हैं कि इसको कहीं से कहीं और ईज किया जाए। अगर आप लास्ट 5-7 सालों या 10 सालों से देखोगे तो कंप्लीट डिजिटाइजेशन ऑलरेडी कर दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। आज की तारीख में किसी एसएससी को डिपार्टमेंट विजिट करने की जरूरत नहीं है। आप टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो ऑनलाइन, आपके असेसमेंट ऑनलाइन हो रहे हैं, फेसलेस असेसमेंट हो रहा है, अपीलेट भी ऑनलाइन हो चुकी है, और इनफैक्ट कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स जो है वो भी अभी आपको वर्चुअल हियरिंग परमिट कर रही है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अगर हम कंपेयर करें टैक्स पॉलिसीज है, तो टैक्स पॉलिसीज आज की तारीख में काफी काफी डिजिटाइजेशन के वजह से इजी की गई है। और उस इजी करने के वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग भी बहुत इंप्रूव हुई है। रहा बात, जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं एक इस कमेटी के ग्रुप का मेंबर भी था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने बनाई थी। हमने कई सजेशंस दिए थे, कई आउटरीच प्रोग्राम्स भी किए थे समझने के लिए कि आज भी इनकम टैक्स रिटर्न अगर मुझे फाइल करना है तो मुझे कितनी टाइम लगती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। कितनी इंफॉर्मेशन सॉर्ट की गई है, कितनी इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा जरूरत मांगी जा रही है एसएससी से। तो आप दिन ब दिन, डे बाय डे देखोगे डिजिटाइजेशन के वजह से आपको एज गुड एज प्री फिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न्स मिल रहे हैं। काफी इंफॉर्मेशन आपको एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम और टीआईएस के थ्रू पहले ही मिल जाता है। तो एसएससी को ज्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी है, उसको सिर्फ वेरीफाई करना है, चेक करना है, और अगर वो रेडी है और वो एक करेक्ट है उसके हिसाब से तो वो उसको इनकॉर्पोरेट करके फिल कर सकता है। तो उससे जो टैक्स रिटर्न फाइलिंग की टाइम है वो काफी डाउन हुई है। उस डाउन होने के वजह से ऑब्वियसली काफी ईज भी हुआ है। और एक बार डायरेक्ट टैक्स पॉलिसी या रिटर्न फाइलिंग या कंप्लायंस में कोई भी ईज आती है तो उसे जरूर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में बहुत बड़ा वेटेज दिया जाता है, जहां पे इंडिया सबसे आगे चल रही है। इंडिया इज द मोस्ट फास्ट, आई वुड से, एज फार एज सच डिजिटाइजेशन इज कंसर्न व्हेन कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज। और इसके लिए गवर्नमेंट काफी आगे काम कर रही है। इनफैक्ट मैं और ऐड करना चाहूंगा, सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू नहीं, एक नीति आयोग है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खुद चेयरमैन है वहां पे, उन्होंने एक कंसल्टेटिव ग्रुप बनाया है टैक्स रिफॉर्म्स के लिए। वहां पे भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा यही डिस्कस किया जा रहा है, और कितनी ईज की जाए। कहीं ऐसा हो सकता है कि एक प्योरली प्री फिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न आज की तारीख में मुझे वेरीफाई करना है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कि प्री फिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न है,
वो साइट ही आपको टैक्स कैलकुलेट करके दे देती है, और अगर आप ओके हो, जो कैलकुलेशन डिपार्टमेंट ने दी है आप उसको अप्रूव करते हो, तो उसके बाद शायद कोई स्क्रूटिनी नहीं हो, कोई वेरिफिकेशन नहीं हो, एक्सेप्ट इन सम एक्सेप्शनल केसेस। तो इस तरीके से नीति आगे चल आयोग के और उस प्रक्रिया कंसल्टेंट आसान होगी और सिंपल होगा, और टैक्स फाइलिंग से जुड़ी हुई प्रक्रिया है वो इतनी सिंपल हो जाएगी कि केवल कुछ जो मिनटों के अंदर या चुटकियों के अंदर, कुछ क्लिक्स के अंदर ही आप रिटर्न फाइल कर पाएंगे। लेकिन हम जब जिस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है और चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रही है, तो और जब ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स की बात आती है तो आगे आने वाले दिनों में जो ओल्ड टैक्स सिस्टम है वो पूरी तरह से वैनिश हो जाएगा। जरूर आने वाले दिन में और सिंप्लीफिकेशन आने की कोशिश है। मैं आपको यहाँ से लेके जाऊंगा, अगर आपको ध्यान हो तो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने स्पीच में कहा था कि मैं इनकम टैक्स एक्ट को और सिंप्लीफाई करूंगा। सो एक बात हमने अभी की डिजिटाइजेशन की, दूसरी बात अगर आप दूसरी जगह पे देखो तो लॉ को भी सिंप्लीफाइड किया जा रहा है। जो वो लॉ सिंप्लीफिकेशन की जब हम बात करें, जो नया इनकम टैक्स बिल भी इंट्रोड्यूस हुआ और शायद इस मॉनसून सेशन में लोकसभा उसको कंसिडर भी करेगा, उसमें कई ऐसे प्रावधान लाए गए हैं जिससे सिंप्लीफिकेशन आएगी, जिससे व्यापारियों को और ईज होगी कंप्लायंस करने में, लैंग्वेज को समझने में, और काफी प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स को रिड्यूस भी किया गया है, एक्ट को भी छोटा किया गया है। सो ये एक पैरेलल मोड है। सो आने वाले समय में अगर ये इनकम टैक्स बिल जो प्रपोज्ड है अगर वो पास होता है, तो मेरा ये मानना है ये एक राइट एफर्ट्स किया जा रहा है टू ब्रिंग डाउन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एक सिंप्लीफिकेशन होगा, लिटिगेशन को कम कर दिया जाएगा। ऑफ कोर्स टाइम बताएगा कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसका इम्पैक्ट कितना आता है, बट एक बहुत बड़ा ऑनेस्ट एफर्ट है टू ब्रिंग इन ईज इन डूइंग दैट। मुताबिक इनकम टैक्स बिल से आने के बाद क्या क्या ईज आएगी, क्या क्या सरलता आएगी जिससे लोगों को, कंपनियों को फायदा होगा? नहीं, सरलता की बात है, क्या क्या फायदा होगा, तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे सकता हूँ। इसमें जैसे पूरी लैंग्वेज को सिंप्लीफाई की है, कुछ कुछ जगह पे जैसे टीडीएस एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेसमैन के ऊपर डाली है, जहां पे वो अगर वो कोई भी पेमेंट करता है तो उसको टैक्स डिडक्ट करना है। तो वो एक अलग अलग सेक्शंस में अब आज की तारीख में बिखरे हुए पड़े इनकम टैक्स एक्ट में। इस नए बिल में एक कोशिश की गई है कि उसको मैं एक सेक्शन में कंसोलिडेट करूं और उसको टेबुलेशन फॉर्मेट में दूं। तो अगर वो टेबल में अवेलेबल है तो मैं एक छोटा व्यापारी हूं जो एक्सपर्ट नहीं हूं इनकम टैक्स में, अगर मैं उस टेबल को देख लूं तो मुझे इमीडिएटली पता चल जाता है कि भाई इसमें मुझे कितना टैक्स डिडक्ट करना है, कितना अमाउंट्स के ऊपर डिडक्ट करना है, और क्या क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपको एक टेबुलर फॉर्मेट में दिखता है, तो वो एक समझने के लिए बहुत इजी होती है। उस आप टेबल फॉर्मेट को आप आपके ऑफिस में अकाउंटेंट अपने डेस्क पे रख सकता है, तो उससे कोई मिस्टेक्स होने की भी चांसेस नहीं है, ना ही उसको किसी की मदद की जरूरत है। तो ये सिर्फ एग्जांपल है टीडीएस को लेकर। ऐसे कई फॉर्म्स को कंसोलिडेट करने का भी एक सपोर्ट है। इनफैक्ट हम एक कमिटी के मेंबर भी है, वहां पे हमने और एक सजेशन दिया हुआ है कि जैसे टीडीएस का टेबुलेशन किया गया है, वैसे प्रोसिक्यूशन रिलेटेड को भी टेबुलेशन में डाला जाए और पेनल्टी रिलेटेड भी टेबुलेशन में डाला जाए, ताकि वो भी समझने में इजी हो। और उसको जितने भी प्रोसिक्यूशन रिलेटेड सेक्शन है पहले तो उसको डिक्रिमिनलाइज किया जाए जहां तक हो सकता है, जितनी हो सकती है। अगर डिक्रिमिनलाइज नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ कुछ प्रावधान क्रिमिनलाइजेशन के कई बार जरूरी होते हैं, आप जितनी कोशिश करो डिक्रिमिनलाइजेशन करने की कोशिश ऑलरेडी की गई है, अगर नहीं भी हो सकता है तो उसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, तो कोई भी लेमैन उसको डेसिफर कर सकता है। मैं आपसे ये समझना चाहता था कि जब डिजिटल इंडिया की बात होती है तो उसका कितना असर हुआ इनकम टैक्स के अंदर, और क्या इम्पैक्ट आपको लगता है आगे भी बहुत देखने को मिलेगा जिससे लोगों को काफी फायदा होगा? कई इम्पैक्ट हुआ है जब हम डिजिटल इंडिया की बात करें, और जैसा आपने सही कहा कि गवर्नमेंट बहुत ही इसमें अग्रेसर से आगे बढ़ रहा है तो डिजिटाइज करने के लिए। मैं आपको एक छोटा सा इसका इम्पैक्ट बता सकता हूँ। पहले छोटे से छोटे मैटर के लिए असेसी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाना पड़ता था, विजिट करना पड़ता था, छोटे रिफंड्स के लिए जाना पड़ता था। जब से ये डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, आप आपके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, आपका रिफंड असेसमेंट मिनिमम विद इन 30 डेज हो रहा है। कई कई जगहों पे तो हमने देखा है 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन में भी आपका रिटर्न प्रोसेस होके
आपको रिफंड आ रहा है। या सिर्फ रिफंड तक नहीं है, कई बार स्क्रूटिनी हुआ करती थी, तो वो भी आपको इमीडिएटली ऑनलाइन हो जाता था, आपको वहां पे विजिट करना पड़ता था। आज की तारीख में आपको जाने की कहीं पे भी जरूरत नहीं है। अगर हम आगे बढ़े, जो 26 ईयर्स आपका कितना टैक्स जमा किया है, जिन्होंने आपको पेमेंट की है, आपकी कितनी इनकम है, जो एसएफटी के ट्रांजैक्शंस के थ्रू उसको कलेक्ट की जाती है, ये आपको सब इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है, जो कि आपके पास अवेलेबल नहीं था। तो इसको बहुत फायदा हुआ है इस चीज का। लेकिन एक इंपॉर्टेंट इसमें और आगे काम कर रही है गवर्नमेंट भी, इसमें काम कर रही है टू इम्प्रूव इंटरेक्शन एज फार एज एक तरफ जो डिजिटाइज वर्ड है, जो हम सीपीसी कहते हैं, जो सेंट्रलाइजिंग प्रोसेसिंग सेंटर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, और एक असेसी है, उसके बीच में जो कम्युनिकेशन है आज की तारीख में ऑनलाइन हो रहा है। जहां पे कई जगह पे ऐसा कई बार फील होता है कि असेसी को कंफर्ट नहीं आ रहा है या प्रॉपर जवाब नहीं मिल रहा है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चैटबॉट भी चालू कर चुके हैं, कॉल सेंटर्स भी चालू कर चुके हैं। फिर सीपी ग्राम, जो पहले प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को आपकी कोई भी आपके इश्यूज थे आप कर सकते थे, उसको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ इंटीग्रेट किया। तो ये जो 2-3 चीज पे काम किया गया है, मेरे ख्याल से आने वाले सालों में ये जितने भी ग्रीवेंसेस डिजिटाइज वर्ल्ड में है आज की तारीख में, एसएससी को ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसका फायदा नहीं, फायदा तो बहुत हुआ है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं कई बार ऐसा फीलिंग आती है कि ग्रेवेंस की रिड्रेसल नहीं हो रही है। तो आने वाले समय में ये 3-4 जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे चैटबॉट, इंटीग्रेशन ऑफ सीपी ग्राम वेबसाइट, उससे कहीं बहुत फायदा होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा जो मैंने पहले भी कहा था आपको, ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है टाइम ऐसी आ सकती है जाके आपके पास ऑटो फिल रिटर्न आपके स्क्रीन के होगा, आप उसको अप्रूव करके सबमिट कर लो, नो क्वेश्चंस आस्क्ड और सब खत्म। आपका आपने जो एक्सेप्ट कर लिया, जो कैलकुलेशन डिपार्टमेंट ने की थी, अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर ली तो उसके बाद उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जाए। ऑटोफिल रिटर्न ऐसा हो जाएगा तो फिर सीए लोगों का कामकाज क्या रहेगा? आप लोगों का धंधा कैसे चलेगा? सब कुछ ऑटोफिल हो गया तो। अनुराग जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक स्पेशल एडवाइजर है, वो सिर्फ कंप्लायंस की बात नहीं करता है। आज उनका काम सिर्फ रिटर्न प्रिपरेशन का काम नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो हमेशा रहने वाली, एक स्पेशल एडवाइस दी जाती है, असेसी को बताया जाता है उसके लिए क्या फायदेमंद है, क्या फायदेमंद नहीं है। सो खाली रिटर्न भरा हुआ भी अगर आपके पास सामने आएगा तो उसमें अगर कोई भी, अगर मैं उसमें कुछ भी एडवाइस दे सकता हूँ, कुछ भी वैल्यू एडिशन दे सकता हूँ, वहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा, ये मेरा मानना है। एक और चीज समझूंगा, जब आपने बताया कि चीजें इतनी आसान हुई है और कंप्लाइंस इजी हुआ है, तो आपके मुताबिक ये विवाद से विश्वास स्कीम एक बार सरकार पहले भी लाई थी, 2024 में भी लाई है, फिर जॉइंट कमिश्नर अपील पे भी आप अपनी जो फरियाद है वो रख सकते हैं। तो इन सब स्कीमों से जो टैक्स पेयर्स हैं या फिर जो कंपनियां हैं, उनका बोझ कितना कम हुआ है, और आपको लगता है कि ये गेम चेंजर साबित हुए हैं ये सब प्रयास? अनुराग जी, एक यही चीज है जो अपीलेट अथॉरिटी, हम जो कह रहे हैं कि अपील्स कम हुई है कि नहीं। जब आपने विवाद से विश्वास स्कीम की बात की, ज्वाइंट कमीशन अपील्स की बात की, मैं समझ रहा हूँ कि आप पेंडिंग अपील्स की बात कर रहे हैं। पेंडिंग अपील्स का जहां तक मामला है, जब भी कोई असेसमेंट ऑर्डर आपके अगेंस्ट में पास हुआ है और आप उसे अग्रीड हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, असेसिंग ऑफिसर ने जो डिमांड रेज की, तो आप अपील फाइल करते हो। आज की तारीख में मोर देन 5,50,000 अपील्स सीआईटी के पास पेंडिंग है, और ये डिपार्टमेंट ने भी एक्सेप्ट किया कि इतनी अपील्स पेंडिंग है। इनफैक्ट ये लास्ट ईयर से 2-3 सालों से ये प्रॉब्लम चल रही है, उस जब जब फेसलेस अपील्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी फेसलेस अपील्स को रिड्यूस करने, पेंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए आपने बराबर कहा 2 स्टेप लिए गए। पहले तो ज्वाइंट कमीशन अपील्स को इंट्रोड्यूस किया, जहां पे छोटे मैटर्स है, जहां पे आपकी डिमांड बहुत छोटी है, वो ज्वाइंट कमीशन अपील्स को रिफर कर दी गई थी रेदर देन कमिश्नर अपील्स। तो उसमें देखा गया कि वो अपील्स अभी जल्दी डिस्पोज हो रही है, और जितने भी मैटर्स ज्वाइंट कमिश्नर अपील्स के पास थे उसमें ऑर्डर्स भी काफी आ रहे हैं। तो उसके वजह से मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले साल में अपील्स की रिडक्शन होनी चाहिए और पेंडेंसी कम डाउन, शुड कम डाउन क्वाइट सब्सटेंशियली, ये मेरा मानना है। रही दूसरी बात वीएसवी स्कीम, विवाद से विश्वास स्कीम, इस बार 5-4 सालों में 2 बार आई है। पहली स्कीम आई थी 2020 में और इस बार वापस 2024 में आई है। मेरा ये मानना है कोई भी स्कीम जिससे लिटिगेशंस कम हो,
तो वो हमेशा फायदेमंद होती है। कई बार सबका किसी का मानना है कि खाली 35,000 अपील्स ही इस बार एप्लीकेशंस आए तो ज्यादा नहीं है। मेरा ये मानना है कोई भी स्कीम से अगर 10% ऑफ योर अपील्स भी अगर रिड्यूस होती है तो उसको हमेशा सक्सेसफुल माना जाता है। इस बार की वीवीएसवी स्कीम में भी जो गवर्नमेंट के आंकड़े मेरे हिसाब से जो मुझे ध्यान में है उसमें अराउंड 35 to 40,000 अगर अपील्स कम हुई है तो काफी अच्छा फायदा हुआ है आने वाले समय में, क्योंकि वो अपील्स लिटिगेशन जिसको 5 से 10 साल लगने वाले हैं और जो डिमांड्स है कई सालों तक ब्लॉक रहती है ना, उसको कोई गवर्नमेंट को उसकी बेनिफिट हो रही है और एसएससी के ऊपर भी हमेशा लटकती तलवार रहती है। तो अगर वो स्कीम को अप्लाई करता है तो हमेशा के लिए ही बाइज द पीस, he has no litigation, कोई लटकती तलवार उसके सर पे नहीं रहती है। तो ये दोनों स्कीम का जरूर फायदा हुआ है। ये कहना मुश्किल है कि जितनी गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन थी उतना फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है, वो देखना बाकी है। हमारे क्योंकि अभी दर्शकों भी के लिए मैं आपसे समझना चाहूंगा जो विवाद से विश्वास स्कीम है उसका फायदा लेना चाहे तो आपने तो पूरी प्रक्रिया देखी होगी, तो कितना इजीली इसके अंदर इस स्कीम का फायदा लिया जा सकता है या फिर इसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं और किन लोगों को इसका फायदा लेना चाहिए? जो स्कीम है अनुराग जी, वैसे तो अभी तो कोई ले नहीं सकते क्योंकि वो स्कीम कंप्लीट हो चुकी है। वो स्कीम मार्च 25 तक था, तो वो बहुत इजी स्कीम बनाई थी और बहुत यूजर फ्रेंडली स्कीम थी। जिनके भी मैटर्स अपील में पेंडिंग थे तो उनको सिर्फ टैक्स भरना था, आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी की पूरी छूट दी गई हुई थी। तो जिनकी भी अपील्स पेंडिंग थी, लिटिगेशन में काफी सालों से थे, उनको बहुत फायदा था। क्यों, अगर कल वो अपील में हार जाते तो उनको इंटरेस्ट भी भरना पड़ सकता था और शायद अगर वो उनको पेनल्टी भी लग सकती थी। तो काफी लोगों ने उसका फायदा लिया है। जिनको भी उन्होंने अपने ऑफ कोर्स अपने एडवाइजर्स को, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पूछा होगा कि वेदर मुझे ये स्कीम में जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, और पूरे मामले को देखने के बाद कि उनका केस किस तरीके का है, कितनी डिमांड खड़ी है और वेदर आई शुड बाई पीस, और अगर मुझे इंटरेस्ट ऑफ पेनल्टी में रिलीफ मिल रही है तो मुझे इस स्कीम को देना चाहिए। तो काफी लोगों ने लिया है। और जहां तक स्कीम का सवाल है, फॉर्मेट्स का सवाल है, फॉर्म्स का सवाल है, वो सब ऑनलाइन थे, पूरी डिजिटाइज थे, इसलिए काफी यूजर फ्रेंडली थी, तो लोगों ने उसका पूरा फायदा भी लिया है। और भविष्य में भी अगर ये स्कीम सरकार लेके आती है तो केवल आपको एक तय सीमा का टैक्स जमा करना है, इंटरेस्ट जमा करना है और आप जो लंबी प्रक्रिया है उससे छुटकारा पा सकते हैं और इसमें इस स्कीम का फायदा लेने में है लोगों का फायदा ही है। छाजेड़ साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि टैक्स विभाग के अंदर जो शिकायतों के समाधान को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं, और भी जो लोगों की कई सारी शिकायतें होती है, आम टैक्स पेयर्स की शिकायत होती है या फिर जो कंपनियों की शिकायत होती है, तो जो शिकायतों का ग्रीवेंस एड्रेसल का जो सिस्टम है वो कितना सरल हुआ है और उसका फायदा कैसे लोग ले सकते हैं, अगर ये आप हमारे जो करोड़ों दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन्हें बता पाएं तो। अनुराग जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर टैक्स पेयर के लिए यही है कि मेरी जो तकलीफ है वो कैसे दूर करता है डिपार्टमेंट, कितने टाइम में दूर करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, डिजिटाइजेशन की वजह से 3 इंपॉर्टेंट एरियाज की तरह आप कर सकते हैं। आप उसको ऑनलाइन आईटीबीए वेबसाइट के ऊपर आपका ग्रीवेंस रेज कर सकते हो। अगर आपका ग्रीवेंस रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो आप उसको वापस सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम भी डाल सकते हो। और ग्रीवेंस रिड्रेसल जब भी आप ग्रीवेंस लेते हैं तो आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्स भी आता है दैट वी आर कंसीडरिंग दैट। रिड्रेसल होने के बाद, रिजॉल्व होने के बाद भी आपको उसका ईमेल या मैसेज आ ही जाता है। तो ये ग्रीवेंस रेज करने का बहुत अच्छा सिस्टम है। दूसरा अभी नया एरिया चालू किया है जहाँ पे चैट बॉट कहते हैं हम, जो व्हाट्सएप के ऊपर होता है, जो आपके ऑफ कोर्स उसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेस नहीं है। इसमें भी आपको ऑब्वियसली जो एआई एजेंट कहते हैं वैसे तरीका का होता है, जहाँ पे आप आपकी जो भी क्वेरी आप चैटबॉट पे डाल सकते हो और आपको उसका रिस्पांस दिया जाएगा। तीसरा है हेल्पलाइन सेंटर। आप कस्टमर हेल्प डेस्क के ऊपर फोन कर सकते हो। आप जैसे ही फोन करोगे और आपकी जो भी इश्यू है, जो भी क्वेरी, आप वो नोट करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि आप उसको रिस्पॉन्स किया जाए। सो ये 2 या 3 एरियाज हैं जिसकी तरह से आप
कर सकते हो। चौथा एंड लास्ट, जो ऑफकोर्स आइडिया नहीं है, अगर आपको ये तीनों जो प्रैक्टिकली ऑटोमेटेड सिस्टम है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे मेरी प्रॉब्लम्स का समाधान नहीं मिल रहा है, तो आपका हमेशा एक जुरिसडिक्शनल ऑफिसर आज की तारीख में भी है, आप उसको अप्रोच कर सकते हो। आपके लोकल जो आपका वार्ड है, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आप उसको लिखित में आपकी कंप्लेन, आपकी इश्यू लिख सकते हो, वो उसको आगे फॉरवर्ड करेगा और उसकी ड्यूटी है टू रिजॉल्व करना उसको। रिजॉल्व करना, और इसे जो सरकार ने सिस्टम बनाया है उसका लोगों को फायदा उठाना चाहिए। लेकिन एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, आपने तो सरकार को इतने सारे सुझाव दिए हैं टैक्स बेस बढ़ाने के लिए, लेकिन टैक्स की जो चोरी है वो भी एक सरकार के लिए एक चिंता का विषय। और अभी भी हम 150 करोड़ का देश है, लेकिन जो आईटीआर फाइलर्स की जो संख्या है वो काफी कम है। और इसके अनुरूप ही कई बार ये चर्चा होती है कि देश में महंगी गाड़ियां इतनी बिकी, विदेश ट्रैवल के लिए लोग इतने ज्यादा गए, बाकी सब जो डेटा आता है वो नंबर ऑफ आईटीआर फाइलर्स के साथ मैच नहीं करता है। तो उसको कैसे, ओवरऑल टैक्स बेस को कैसे बढ़ाया जा सके जिससे सरकार का भी फायदा हो, कंप्लायंस बेहतर हो, और जो सही टैक्स की चोरी है उस पर लगाम लगाई जा सके। देखो, ये अनुराग जी, इस पे कई चर्चा होती है कि टैक्स बेस को कैसे बढ़ाया जाए। अभी इसमें ये क्या बोलते हैं कि दो दो बातें हैं इसमें। पहली बात, हमेशा आपने देखा हुआ है टैक्स बेस बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए और उसका रिजल्ट क्या है, हमको दोनों तरफ से देखना चाहिए। गवर्नमेंट ने टैक्स बेस बढ़ाने के लिए, अगर टैक्स इवेशन की वजह से कोई टैक्स फाइल नहीं कर रहा है तो उसको कैसे अरेस्ट किया जाए, अरेस्ट मतलब कैसे पकड़ा जाए, तो उसके लिए एक्सपेंशन ऑफ टीडीएस और टीसीएस के कदम लिए। हर पेमेंट्स के लिए भी आपको, अगर आप फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हो तो भी बैंक को टैक्स डिडक्ट करना है, मतलब टैक्स कलेक्ट करना है, ताकि वो ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट की नॉलेज में आ जाए। अगर आप कोई किसी बच्चों को फॉरेन एजुकेशन के लिए भेजना है तो भी आपके पास टैक्स कलेक्टेड सोर्स है। छोटे से छोटे पेमेंट, सेल्स परचेज के लिए टीडीएस और टीसीएस को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि ट्रांजैक्शंस गवर्नमेंट की नॉलेज में आए और ज्यादा से ज्यादा टैक्स फाइलर्स गवर्नमेंट के नेट में आए, मतलब वो रिटर्न फाइल करे, इनकम टैक्सेबल है कि नहीं है वो इंपॉर्टेंट। दूसरा, बड़ी कंपनियों के ऊपर एक स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट फाइल करनी है, ताकि अगर फॉर एन एग्जांपल आपने कोई म्यूचुअल फंड खरीदे 50,000 रुपए के ऊपर, तो उस म्यूचुअल फंड को एक रिपोर्ट फाइल करनी है जहां पे उसको डिटेल देना है कि नाम, एड्रेस और पैन नंबर, किस इन्वेस्टर ने ये म्यूचुअल फंड्स खरीदे। तो गवर्नमेंट के पास उसकी भी पूरी डिटेल आती है, तो उस बेस पे भी वो डिसाइड कर सकता है। गवर्नमेंट के पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि क्या आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत थी कि नहीं। तीसरी, एक ऑडिट ट्रेल्स और को काफी यूज किया जा रहा है आज की तारीख में। अगर आप देखोगे स्क्रूटिनी के लिए, बीच में आपने भी पढ़ा होगा कि इस बार 1,60,000 रिटर्न को स्क्रूटिनाइज के लिए किया गया। वो एक ऑडिट टूल्स को यूज किया जाता है जिससे एक टेक्नोलॉजी का जो यूज होता है उससे उनको पता चलता है कि किस रिटर्न फाइलिंग में, जिसको टैक्स एक्चुअल में टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए था, इसकी इतनी इनकम है, ये इतना असेट्स इसके पास है, ये फॉरेन ट्रिप्स जा रहा है लेकिन इन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो इसके ऊपर क्या क्या एक्शन लेनी चाहिए। सो ये तो गवर्नमेंट की बात हुई। दूसरी एक जो जनरल बात आपने कही है कि टैक्स बेस कैसे होता है, और आपने एक एग्जांपल्स दिए कि फॉरेन ट्रिप्स में जा रहा हूं, मैंने मान लो कार्स खरीदे, तो इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है, सोच है। कार खरीदना मतलब मैं टैक्स फाइलर हूं, ये जरूरी नहीं है। कई बार आपने देखा होगा कि 80% लोग कार जो खरीद रहे हैं अपने बिजनेस में ही खरीदते हैं, कॉर्पोरेट नेम्स में होती है, तो वो तो इनफैक्ट एक्सपेंडिचर होता है, उससे कोई इंडिविजुअल इनकम का डिटर्मिनेशन नहीं होता। सो ओनली परचेज ऑफ कार्स डज नॉट से दैट कि इनकम टैक्स फाइलर्स बननी चाहिए। कोई अपने बिजनेस के लिए भी कार जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं वो पूरा इनकम टैक्स दे रहे हैं, और सरकार ने इतने चेक्स एंड बैलेंसेस लगा दिए हैं। आखिर में छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, वक्त की कमी है, मात्र 1 मिनट है मेरे पास। जो टैक्स के जो प्रस्ताव है उससे क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी को क्या बढ़ावा मिल रहा है? जो भी आपके द्वारा प्रस्ताव दिए हैं तो इसको बढ़ावा मिल रहा है, क्या मानना है आपका शाहजेठ जी? हमने जो प्रस्ताव दिए थे इन रिगार्ड टू क्लाइमेट चेंज या एनवायरनमेंट को जो प्रोटेक्ट करता है, उस कंज्यूमर, उस बिजनेस एसेसिस को बेनिफिट देनी चाहिए। बट आज की तारीख में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है स्पेशलाइज कि जो एनवायरनमेंट या क्लाइमेट के बारे में सोच रहा है उसको कोई बेनिफिट होनी चाहिए। हम कंटिन्यूसली इसके लिए सरकार और गवर्नमेंट और हर बॉडी, इनफैक्ट नीति आयोग के लेवल्स पे भी हम बात करें कि कुछ स्पेशल स्कीम्स लाई जाए जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडस्ट्री, बिजनेसमैन या छोटा से छोटा एसएससी हेल्प करती है, उसको कुछ ना कुछ टैक्स बेनिफिट देना चाहिए।
पर आज की तारीख में ऐसी कोई स्कीम बड़ी जरूर होनी चाहिए। एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी को बचाने के लिए सरकार को कुछ इंसेंटिव या टैक्स बेनिफिट जरूर देना चाहिए। लेकिन आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम जो मुद्दे हैं टैक्स रिफॉर्म से जुड़े हुए, जो सरकार का फ्यूचरिस्टिक व्यू है, उसको हमारे दर्शकों को बारीकी से आसान लैंग्वेज में समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष छाजेड़ जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ईटी नाउ स्वदेश पर टैक्स मंत्रा में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।